विद्यार्थी मित्रों, हमने मनोविज्ञान के पाठ में चैप्टर नंबर 5वें 2 वीडियो पहले देखे थे। आज हम तीसरा वीडियो में मनोविज्ञान के मनोभार का स्वरूप से चालू करते हैं। मनोभार को उत्पन्न करने वाली वैविध्यपूर्वक बाह्य एवं आंतरिक उद्दीपक के समूह को मनोभार कहते हैं। मनोभार के मुख्य 3 प्रकार है। उसमें पहला पर्यावरणीय मनोभार, दूसरा मनोवैज्ञानिक मनोभार और तीसरा सामाजिक मनोभार। उसमें पहला में पर्यावरणिक मनोभार, आवाज यानी शोर, वो हम कल थोड़ा पाठ में अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं, पर फिर से मैं ये पूरा समझा रही हूँ कि आवाज यानी शोर से अपना थोड़ा दिमाग में सरदर्द होने लगता है। कई शोर की जगह पे हम जाए तो हमें थोड़ा सरदर्द होने लगता है, सरदर्द होता है, हमारे अंदर चिड़ियापन आ जाता है। प्रदूषण आदि पर्यावरण मनोभार कहते हैं। प्रदूषण भी होता है उसमें, तो प्रदूषण से हमें या तो सर्दी जुकाम हो जाते ही है। मनोवैज्ञानिक मनोभार हताश, दबाव, संघर्ष, आघात आदि मनोवैज्ञानिक मनोभार है। कभी हम हताश हो जाते हैं, कभी टेंशन में आ जाते हैं, दबाव, हमारे ऊपर दबाव बढ़ता है। कभी कोई कंपनी में कोई जॉब कर रहा हो तो जॉब करता हो तो पहले उसके ऊपर ऊपरी सर के दबाव होते हैं, तो उसको ये करना है, पूरा कैसे करेंगे, सब पूरा करना है, वो सब उसके ऊपर दबाव होता है। संघर्ष, आघात, कभी कभी कोई वस्तु का आघात भी लगता है। हमने अगले वीडियो में देखा था कि कोई लड़की हो या घर से भाग जाए तो माता पिता को आघात लगता है। उसके बाद सामाजिक मनोभार, लड़ाई का, अकेलेपन, रिश्ता टूटना आदि सामाजिक मनोभार कहलाता है। कभी किसी लड़की की शादी टूट जाए उसे सामाजिक मनोभार कहते हैं, क्योंकि वो समाज के आधारित होता है। लड़की का रिश्ता टूट जाए उसके बाद हमें माता पिता को टेंशन रहती है, सब कुछ रहता है। चलो, जबकि मैं मनोभार उनके परिणामों के आधार पर अपना प्रभाव उत्पन्न करके जिसमें उसकी तीव्रता, स्थिति काल तथा भविष्यवाणी की क्षमता का समावेश होता है। जितनी तीव्र एवं स्थिति काल अधिक उतना ही मनोभार अधिक, जितनी भविष्यवाणी की क्षमता कम उतना मनोभार कम। हम ज़्यादातर ऐसे भविष्यवाणी, सब लोग साधुओं, ज्योतिषों को हाथ दिखाते हैं तो वो लोग भविष्यवाणी करते हैं, तो हमें उससे टेंशन रहता है कि नहीं, ये हमारे जीवन में ये हुआ, तो हमें ऐसा सोचते हैं कि वो उसने बताया था, ज्योतिष ने बताया था, इसीलिए ये हुआ। पर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हमारे नसीब में जो लिखा होता है वो ही होता है। उसके बाद दूसरा, व्यक्ति के लक्षण। व्यक्ति के अपने लक्षण जो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या सांस्कृतिक हो सकते हैं, उसके आधार पर मनोभार एवं उसकी प्रतिक्रिया निश्चित होती है। कि उसके जैसा स्वभाव होता है उसके आधार पर यह प्रतिक्रिया निश्चित होती है। शारीरिक लक्षण अर्थात व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक रचना, शारीरिक क्षमता एवं शारीरिक कमजोरी। बीमार व्यक्ति, कमजोर शरीर रचना वाला व्यक्ति तथा कम शरीर क्षमता वाला व्यक्ति अन्य स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में अधिक मनोभार अनुभव करता है। देखो, बीमार व्यक्ति होता है, फिर कमजोर शरीर यानी उसके शरीर के अंदर कमजोरी होती है, फिर क्षमता से उसकी शरीर में कुछ ही क्षमता होती है, वो कुछ ही वस्तु की क्षमता कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को मनोभार कहते हैं। मनोवैज्ञानिक लक्षण अर्थात व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य, उसका स्वभाव, उसके स्वयं के प्रति विचार, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, खुश मिजाजी व्यक्ति और स्वयं के बारे में वास्तविक विचार रखने वाला व्यक्ति कम मनोभार का अनुभव करता है। देखो, व्यक्ति के अच्छे विचार, अच्छे सोचना, अच्छा समझना, तो अच्छा विचारना, तो व्यक्ति का मनोभार कम होता है। व्यक्ति कम मनोभार वाला होता है, वो अच्छा विचारता है, जो सोचता है ऐसा होता है। धरो कि हम कभी कुछ हुआ तो वो उसके बारे में सोच रहे। अभी हम देख रहे हैं कि ये कोरोना की महामारी है,
बराबर। तो हम पूरे दिन सोचते रहते हैं ना, तो हमें भी ऐसा लगने लगता है, कुछ भी हुआ ना तो हम ऐसा सोचने लगते हैं कि मेरे को भी कोरोना हो जाएगा। पर अच्छे विचार रखेंगे, पॉजिटिव विचारेंगे, नेगेटिव कभी भी विचारना नहीं, पॉजिटिव अच्छा विचारना है, तो व्यक्ति कम मनोभार में रहता है। सांस्कृतिक लक्षण अर्थात सांस्कृतिक द्वारा की गई व्याख्या तथा अपेक्षित वर्तनशैली सांस्कृतिक स्तर के अनुरूप वर्तन कर उसे मनोभार उत्पन्न करता है। अच्छी अच्छी बातें करना, अच्छी कोई चीज वस्तु में अपना मन पुरवाना, वही तो उसके कारण अपना वर्तन अच्छा रखना। वर्तन अच्छा होगा तो कम मनोभार उत्पन्न होगा। तीसरा टॉपिक, मनोभार का मुकाबला करने के उपलब्ध संसाधन। हमें मनोभार से कैसे निकलने हैं उसका संसाधन दिया गया है। उपलब्ध संसाधन अर्थात व्यक्ति के पास मनोभार का मुकाबला करने के लिए संसाधन अथवा आधार में निम्न 3 साधनों का समावेश होता है। विद्यार्थी मित्रों, इसमें अंडरलाइन करनी है, वो IMP है। भौगोलिक संसाधन अर्थात रुपये, चिंतात्मक देखभाल, भौतिक सुविधाएं, पैसे की, रुपए की चिंता रहना, भौतिक देखभाल करना, वो हमारे लिए ये सब चिंताजनक बात है। व्यक्तिगत संसाधन अर्थात व्यक्ति में रही हुई कुशलता, कौशल्य, परिस्थिति के अनुकूल होने की सूझबूझ आदि। देखो कैसा व्यक्ति के अंदर कुशलता यानी अच्छे है, वो कौशल यानी उसका स्वास्थ्य अच्छा है, उसकी परिस्थिति कैसी है, ऐसे अनुकूलता में झूझबूझ रहना आदि। सामाजिक संसाधन अर्थात परिवार, स्वजन, जाति मंडल के प्राप्त होने वाली सहायता, व्यवसायिक सहायता आदि। उपयुक्त 3 संसाधन जो व्यक्ति, समाज या सांस्कृतिक में अधिक उपलब्ध हो तो मनोभार कम दिखाई देता है। व्यक्ति की सहायता करता है, व्यवसायिक सहाय करता है, कोई व्यवसायिक सहाय हो यानी कोई काम में जुड़ा रहता है, फिर समाज में जुड़ा रहता है, उस हर एक के साथ मिलजुल कर रहता है, हर एक के साथ बातचीत करता है, तो उसे मनोभार कम दिखाई देती है। उसके अंदर टेंशन भी होगा तो किसी के साथ वो बात करेगा तो उसके अंदर का टेंशन थोड़ा दूर रहता है। तो विद्यार्थी मित्रों, कभी भी कोई परिस्थिति आए, कोई भी टेंशन हो, तो एक दूसरे से बात करने से टेंशन की हल होती है। व्यक्ति अपने लक्ष्य, संसाधन एवं मनोभारक इन तीनों के आधार पर मूल्यांकन करता है तथा मूल्यांकन के आधार पर उसे प्रतिक्रिया कैसे करती है वह निश्चित करता है। लेजारस ने इस मूल्यांकन को 2 सोपानों में वर्गीकृत किया है। देखो, पहले कोई परिस्थिति आए, कोई भी मुश्किल आए तो उसको पहले हम सोचते, समझते, यानी मूल्यांकन करना मानी समझना। हम समझने के बाद ही कोई निर्णय लेते, उसके बाद ये निश्चित कर सकते कि हमें कौन सा निर्णय लेना है, कैसे निर्णय लेना है, क्या बात करनी है, क्या सोचना है, वो सब हम कर सकते हैं। तो लेसार्स ने ये मूल्यांकन सोपान 2 किए गए हैं। तो पहला प्राथमिक मूल्यांकन और दूसरा द्वितीय मूल्यांकन। मूल्यांकन के इस सोपान में आवश्यक की गंभीरता के विषय में विचार किया जाता है। कोई भी गंभीर चीज हो उसके ऊपर पहले विचार किया जाता है। चलो, आपके कोई भी जगह पे मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी 2 सहेलियां हो, तो सहेलियों के अंदर तीसरी सहेली आके ऐसा बोले कि ये तेरे बारे में ये सब बोल रही थी, पर पहले आपको उसके बारे में सुनना चाहिए, सोचना चाहिए, फिर उसकी सही समझ चाहिए, सही बात समझ के ही उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। तो उसके ऊपर गंभीरता से सोचना चाहिए। तुरंत वो कोई बात तुरंत मुंह पे बोलनी नहीं चाहिए। तो मुंह पे बोलते उसने वो बात नहीं कही तो उसको बुरा लग सकता है। जिसमें क्या हो रहा है, जो हो रहा है वह हमारे लिए अच्छा है, योग्य है, प्रस्तुत है या अप्रस्तुत है, मनोभाजन्य है या नहीं, यदि मनोभार लगे तो उनके मुख्य प्रभाव कैसे एवं कितने होंगे, प्रतिक्रिया आक्षेप है या नहीं, आदि सभी प्रश्नों का आधार पर व्यक्ति प्राथमिक परिस्थिति का मूल्यांकन कर सकता है। देखो बेटा, वो ऐसा बोल रहे हैं कि पहले हमें सोचना चाहिए, उसके समझना चाहिए,
वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं वो देखना चाहिए, प्रस्तुत है या अप्रस्तुत वो हमें मनोरंजनीय है या नहीं वो देखना चाहिए। उसके बाद ही कोई प्राथमिक परिस्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए। उसके बाद द्वितीय मूल्यांकन, प्रतिक्रिया देने के निर्णय लेने के बाद दूसरा सोपान प्रारंभ होता है। कोई भी निर्णय लिया तो उसके बाद ये दूसरा सोपान शुरू होता है, जिसमें व्यक्ति मनोभार का मुकाबला करने के लिए उपलब्ध व्यक्ति एवं सामाजिक संशोधन का मूल्यांकन करता है। जैसे कि उसके पास पैसे अथवा कौशल अथवा व्यवसायिक सहाय कितनी मात्रा में और क्या वह मनोभार जन्य परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए यो उपयोगी है, पर्याप्त है आदि मूल्यांकन के अंत में व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ विकल्प का उपयोग करता है। देखो कोई परिस्थिति हो तो वो पहले सोचता है कि मेरे पास पैसे है, पैसे तो हो, मेरे पास कौशल्य है, व्यवसायिक सहाय है, कोई सहाय है, तो ही उसके ऊपर वो निर्णय ले सकता है। जबकि व्यक्ति के इन दोनों मूल्यांकन पर कई अन्य बातों भी प्रभावित करती है, जैसे कि मनोभारजनक परिस्थिति का भूतकाल का अनुभव तथा ऐसी परिस्थिति को नियंत्रण करके उसका समाधान करने की क्षमता। उसका कोई भूतकाल का भी अनुभव हो तो उसके बाद वो सुविचार सोच के उसके बाद वो निर्णय ले सकता है। यदि व्यक्ति ने भूतकाल में ऐसे कोई अनुभव का सामना सफलतापूर्वक किया हो तो परिस्थिति उसी भार स्वरूप नहीं लगती है। कोई भी कठिनाई आई, हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई आई तो भूतकाल में हमने वो कठिनाई का सॉल्व किया हो तो अभी जो कठिनाई आएगी तो हमें उसे डरते नहीं है, वो हम उसे सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। लेकिन यदि उन्हें ऐसा अनुभव नहीं होता तो परिस्थिति गंभीर एवं भयजनक बनती है। कभी भी ऐसी भूतकाल में ऐसी कोई परिस्थिति आई नहीं, उसका कोई हमने सॉल्व किया नहीं है, तो ऐसी कभी गंभीर परिस्थिति आती है तो उसे गंभीरता हो जाते हैं और भयजनक लगती है। ऐसी परिस्थिति तो फिर बाद में हमें भयजनक लगती है। स्वयं समान नहीं कर सकेगा ऐसी भावना उत्पन्न होने के तीव्र मनोभार महसूस करते हैं कि हम स्वयं इसको हल नहीं कर सकेंगे, ऐसी मनोभावना उसके मन में उत्पन्न होती है। उसी प्रकार यदि अपने कौशल्य एवं सामना करने की क्षमता पर पूर्ण विश्वास हो तो कमजोर मनोभार महसूस करेगा। देखो हमारे मन में ऐसी कोई स्थिति हो कि हम ये नहीं कर पाएंगे तो वो कमजोर मनोभाव उत्पन्न होगा। यदि उसमें उपयुक्त विश्वास की कमी दिखाई देगी तो अधिक मनोभार महसूस करेंगे। ऐसा कारणों के आधार पर अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग मनोभार का अनुभव एवं परिणाम अलग अलग होता है। हर एक व्यक्ति में अलग अलग मनोबल होता है, अलग अलग मनोभार होते हैं, इसके कारण अलग अलग उसका परिणाम भी मिलता है। विद्यार्थी मित्रों, हम आगे का पाठ दूसरे वीडियो में देखेंगे।